हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज भी करने वाले हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में, जो कि पुराने प्रश्न हैं। और एक अभ्यास प्रश्न भी सेशन में होगा जो आपके लिए होगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और 2 फरवरी के आज के इस सेशन का PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्द। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लिंक अवेलेबल करा दिया है डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो झारखंड अपडेट के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह प्रश्न था, छठा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है? दीपिका सोरेंग, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान या संगीता कुमारी? दोस्तों आपको बता दें, यह पुरस्कार जो दिया गया है हॉकी इंडिया के द्वारा अंशुता लकड़ा पुरस्कार, यह दीपिका सोरेंग को दिया गया है अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। चलिए इसे और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि वर्ष के आगामी खिलाड़ी यानी अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए जो दिया जाने वाला हॉकी इंडिया पुरस्कार है, इसे अंशुता लकड़ा पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और यह पुरस्कार दीपिका सोरेंग को दिया गया है। 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को दिया जाने वाला अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है। और दीपिका सोरेंग को 10 लाख रुपए नगद और ट्रॉफी के साथ उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी झारखंड की सलीमा टेटे को दिया गया है। और यह पुरस्कार बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जो सलीमा टेटे को दिया गया है छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार के तहत। और 25 लाख रुपए नगद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया सलीमा टेटे को। इसलिए याद रखिए कि अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हॉकी इंडिया के द्वारा दीपिका सोरेंग को, जबकि बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का वीमेन अवार्ड सलीमा टेटे को दिया गया और दोनों झारखंड की हैं। चलिए अब नए प्रश्नों के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन का नया प्रश्न है, हॉकी इंडिया द्वारा FIH प्रो लीग 2024-25 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी किसे सौंपी गई है? ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे या निक्की प्रधान? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सलीमा टेटे को FIH प्रो लीग 2024-25 के लिए जो 24 सदस्यीय टीम चुना गया है, उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की जिम्मेवारी फिर से सलीमा टेटे को दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में भी भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी सलीमा टेटे के द्वारा ही किया जाता है। आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें, ये जो आयोजन किया जा रहा है FIH प्रो इंडिया 2024-25, इसके लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा 29 जनवरी को कर दी गई है। इसमें 24 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है और इसका आयोजन कलिंगा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में 15 फरवरी से 25 फरवरी के दौरान होगा। और इसकी कप्तानी झारखंड की सलीमा टेटे को दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड से कुल 4 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो 24 सदस्यीय टीम में शामिल होंगी, जिसमें सलीमा टेटे कप्तान के तौर पर शामिल की गई है, जबकि ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान अन्य 3 मेंबर्स हैं जो 24 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। और आज का दूसरा प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल को पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तिलैया डैम, दलमा अभ्यारण्य, उधवा झील या गेतलसूद डैम? आपको बता दें कि रामसर स्थल के रूप में झारखंड का जो पहला स्थल है जिसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, वह है साहेबगंज का उधवा झील। आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। झारखंड का पहला रामसर स्थल उधवा झील बन गया है और रामसर स्थल के रूप में उधवा झील को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें, जो रामसर स्थल होता है, ये रामसर स्थल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन के लिए होता है, कंजर्वेशन के लिए होता है। कोई भी ऐसा वेटलैंड जैसे तालाब या बड़ा बड़ा ऐसा झील या अभ्यारण्य जहाँ पे वेटलैंड है, यानी सालों भर वहाँ पानी जमा रहता है, वहाँ पे कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे स्थलों को प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए पूरे विश्व में रामसर स्थल के रूप में चयनित किया जाता है।
और ये एक रामसर कन्वेंशन के तहत होता है, जिसे हम लोग जानेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत का कौन सा नया 4 रामसर स्थल को शामिल किया गया है रामसर स्थल के रूप में। ये 4 रामसर स्थल है दोस्तों। सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु का है, दूसरा है तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु से 2 ऐसे अभ्यारण्य या स्थल हैं जिसे रामसर स्थल के रूप में चयनित किया गया है। जबकि सिक्किम का एक स्थल है खेचेओपल्री वेटलैंड, इसे भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और झारखंड का उधवा झील जो कि साहिबगंज जिले में है, इसे भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और झारखंड का उधवा झील पहला ऐसा स्थल है, वेटलैंड है, जिसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। आपको बता दें जो उधवा झील है इसमें 2 जल निकाय हैं अलग अलग, यानी पटौरन 155 हेक्टेयर का है और बरहले 410 हेक्टेयर का है। और ये दोनों जल निकाय वाटर यूनिट एक चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो उधवा झील के रूप में जाना जाएगा और जाना जाता है, और इसे ही रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि झारखंड का जो उधवा झील है झारखंड राज्य का पहला रामसर स्थल है। उसके अलावा सिक्किम का खेचेओपल्री भी सिक्किम का पहला रामसर स्थल बन गया है। आइए थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरे भारत में इन 4 नए रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने के बाद देश में कुल कितने रामसर स्थल बन गए हैं। आपको बता दें देश में रामसर स्थलों की संख्या अब 4 नए रामसर स्थलों की सूची में जुड़ जाने से 89 हो गई है। और ये 89 रामसर स्थल देश के 23 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत एशिया का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश है। और साथ में पूरे विश्व की बात करें तो भारत तीसरा ऐसा देश है। नंबर ऑफ रामसर स्थल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल्स यूनाइटेड किंगडम में है 176, जबकि मैक्सिको में 144 है। और भारत में आपको बता दें कि 89 रामसर स्थल हैं, जो अभी 4 नए शामिल किए गए हैं उसके साथ। इसलिए विश्व में रामसर स्थलों की सूची में तीसरा स्थान आता है, जबकि एशिया में पहले स्थान पर है भारत इस मामले में। अब जान लेते हैं कि ये रामसर कन्वेंशन क्या है और रामसर स्थल इसका नाम क्यों पड़ा। आपको बता दें दोस्तों, ईरान में एक शहर है रामसर, कैस्पियन सागर के नज़दीक है। और उस शहर में चूंकि पहली बार रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसलिए उस शहर के नाम से ही इस स्थल का नाम रामसर स्थल रख दिया गया है। वैसे भगवान राम से इसका कोई संबंध नहीं है। ये स्थल जो शहर है वो कैस्पियन सागर के नज़दीक, उसका नाम ही रामसर स्थल है, रामसर है, इसलिए रामसर स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। और यहीं पे अपनाया गया था इस कन्वेंशन के तहत इस फार्मूला को, ताकि कंजर्वेशन किया जा सके वेटलैंड का। आपको बता दें कि 1975 में यह लागू हुआ और भारत में ये 1982 में लागू हुआ। और प्रति वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट, ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जबकि पूरे विश्व में वर्तमान में इसके जो मेंबरशिप है, टोटल मेंबर्स कंट्री है, वो 172 है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि सम्मेलन के रूप में भी इसे जाना जाता है। और यह आर्द्रभूमि के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, विवेकपूर्ण उपयोग यानी वाइज यूज ऑफ वेटलैंड को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी एक समझौता होता है। यानी कई देशों के बीच का यह समझौता होता है ताकि ये जो आर्द्रभूमि है इसका कंजर्वेशन किया जा सके। आर्द्रभूमि के कंजर्वेशन से होता यह है दोस्तों कि उस आर्द्रभूमि क्षेत्र में जो भी पशु पक्षी रहते हैं उसका कंजर्वेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दें जो वहाँ पेड़ पौधे हैं जो अलग अलग इस प्रकार के होते हैं उसका भी संरक्षण किया जा सके। और ये पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए इस वेटलैंड को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया जाता है अलग अलग देशों के। और इस इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित वाली दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र यानी
इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने वाली ये एकमात्र ग्लोबल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रीटी होता है वो है। यानी आमतौर पे एक लाइन में दोस्तों पूरे बात को समझना चाहे तो ये समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये रामसर स्थल के रूप में अलग अलग देशों के अलग अलग स्थलों को या वेटलैंड को सूचीबद्ध किया जाता है, ताकि उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके, बैलेंस किया जा सके और जो इकोसिस्टम है उसे सुरक्षित रखा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड के किस कंपनी को पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया है? नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, आधुनिक स्टील लिमिटेड, यूनिवर्सल आयरन एंड पावर लिमिटेड या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि ये सरायकेला खरसावां जिले का कांड्रा में स्थित नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड है, जिसे पूरी तरह से बंद करने का आदेश झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया है। थोड़ा और डिटेल में इसे जान लेते हैं। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड को 15 सितंबर से पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। यह नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड सरायकेला खरसावां जिले में स्थित कांड्रा में स्थित है और ये स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरर है, जहां लगभग 300 कर्मचारी कार्य करते हैं। कंपनी द्वारा लगातार प्रदूषण मानकों के उल्लंघन करने के कारण इस तरह की कार्रवाई झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को करना पड़ा है। कंपनी का 70.87 डेसिबल ध्वनि स्तर और वायु प्रदूषण स्तर निर्धारित मानकों से अधिक होने के कारण ऐसा निर्णय लेना पड़ा। कई बार आदेश और निर्देश भी दिया गया कंपनी को, परंतु कंपनी ने सरकार के इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। इलाकों में पर्यावरण और लोगों को स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिले हैं और कंपनी को कई बार सुधार के निर्देश भी दिए गए और कंपनी ने इन आदेशों की अनदेखी की है, जिसके कारण यह निर्णय लेना पड़ा है सरकार को, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में फैल रही किस बीमारी से ग्रस्त मरीजों की पहचान करने एवं उनके इलाज की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है? एड्स, H3N2, HMPV, GBS। दोस्तों इसका उत्तर है GBS। आपको बता दें कि GBS जो है हाल में अभी झारखंड में कुछ देखने को मिला है, बच्चों में पाया गया है, जिसको लेकर झारखंड सरकार ये निर्देश जारी कर रही है। GBS के फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों GBS फुल फॉर्म इसका है गुलेन बैरे सिंड्रोम। मुख्यमंत्री के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें समीक्षा की गई ताकि GBS से ग्रस्त मरीजों की रोकथाम एवं चिन्हित मरीजों की इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की गई है और मरीजों की पहचान करने एवं उनके इलाज की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। आपको बता दें बीमारी फैलने का जो कारण है दूषित जल और कच्चा भोजन है और GBS के लक्षण जो देखे जाते हैं वो उंगलियों और पैरों में जो संवेदना का खत्म होना है। इसके अलावा उंगलियों में दर्द, पैरों में कमजोरी, पैरों में दर्द, हाथों तक फैलना, चलने में दिक्कत आना, चिड़चिड़ापन, सांस लेने में दिक्कत, निगलने में दिक्कत, चेहरे पर कमजोरी आदि ये GBS के लक्षण बताए गए हैं। बचाव का अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण की तरह एक दूसरे से नहीं फैलता है और जागरूकता इसका सबसे बेहतर माध्यम है बचाव का। वैसे कुछ दिनों पहले HMPV भी जो दोस्तों काफ़ी देश में फैला था, जिसको लेकर झारखंड सरकार भी काफ़ी सतर्क हो गई थी। HMPV जो भी एक कोरोना की तरह ही बीमारी था परंतु उतना खतरनाक नहीं है। और इसके फुल फॉर्म की बात करें, चूँकि हाल ही का है, तो HMPV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये भी याद रखिएगा। और GBS यानी गुलेन बैरे सिंड्रोम, ये दो नया एब्रीविएशन याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा। बाद में मैं आपको तो अपडेट कर दूंगा एब्रीविएशन वाले सेक्शन में, लेकिन नोट करके रखिएगा, याद भी रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के कला समीक्षक मनोज कपरदार को 30 जनवरी 2025 को किस सम्मान से रांची में सम्मानित किया गया? जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान, स्पेनिन साहित्य गौरव सम्मान, झारखंड गौरव सम्मान या झारखंड रत्न सम्मान? दोस्तों, मनोज कपरदार को जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि 2025 का जयशंकर स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन हाल ही में किया गया था। इसमें कुछ लोगों को जो अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति हैं उन्हें सम्मानित किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम दोस्तों जो याद रखना है वो मनोज कपरदार का याद रखना है, क्योंकि मनोज कपरदार कला संस्कृति के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं और कला समीक्षक हैं, और इसी के लिए मनोज कपरदार को पुरस्कृत किया गया है जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान से। और मनोज कपरदार के साथ क्षितिज कुमार राय को भी, जो कला संस्कृति के क्षेत्र में जाने जाते हैं, क्षितिज कुमार राय, उन्हें भी जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। वैसे हिंदी साहित्य में विशिष्ट सेवा के लिए डॉक्टर मंजू ज्योत्सना हंस, पद्मा मिश्रा और डॉक्टर अनीता कुमारी को दिया गया। और क्षेत्रीय भाषा में उत्कृष्ट सेवा के लिए चंद्रदेव सिंह को नागपुरी, मानसिंह महतो को कुरमाली, महेंद्रनाथ गोस्वामी को खोरठा और डॉक्टर पराग किशोर सिंह को पंचपरगनिया के लिए जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि इसी सम्मान समारोह के दौरान 2 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। संघमित्रा रायगुरु की पुस्तक साड़ी की उम्र, जो कि काव्य संग्रह है, इसका भी लोकार्पण किया गया। और चंद्रगुप्त से युवराज समुद्रगुप्त, जो कि नाट्य पुस्तक है डॉक्टर प्रियंका शर्मा की, इसका भी लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अजीत कुमार सिन्हा थे। अन्य जो विशिष्ट अतिथि यहाँ पे उपस्थित थे वे थे पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख और पद्मश्री महावीर नायक, जिन्हें 2025 में पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद विचार मंच हिंदी विभाग भोजनर कॉलेज के तत्वावधान में सम्मान समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 30 जनवरी 2025 को किया गया। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रिवाइज करते हैं कुछ प्रश्नों को, जो कि पुराने प्रश्न हैं। और पहला प्रश्न है, वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनने के कारण कौन चर्चा में रही? ये दोस्तों रितिका तिर्की है। झारखंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किस पंचायत से किया गया? ये रांची के कोकोदरा पंचायत से किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? दोस्तों, आपको बता दें 100 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NISA NISA नामकुम में स्थित है। शुरुआत में अगर हम बात करें तो इसे हम भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। बाद में इसका नाम चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेसिन एंड गम्स कर दिया गया और फिर नाम इसका चेंज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जिसके 100 वर्ष अब पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यशवंत सिन्हा ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? दोस्तों, अटल विचार मंच नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था यशवंत सिन्हा ने। झारखंड में गायों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? यह योजना है दोस्तों हमारी गौमाता हमारा दायित्व। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSA की वर्तमान में निदेशक कौन है? आपको बता दें आर रोनिता, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। ये JSAC की वर्तमान में निदेशक हैं। डॉक्टर रमेश शरण, जिनका निधन हो गया, वे क्या थे? वे एक अर्थशास्त्री थे। झारखंड में बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए किस जिले में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत खूंटी से की गई है। झारखंड के किस जिले में पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ कॉरिडोर के निर्माण की पहल शुरू की गई है? रांची में इसकी शुरुआत की गई है जगन्नाथ कॉरिडोर निर्माण की। झारखंड में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत किस गांव में की गई है? ये खूंटी के गुनी गांव में की गई। दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से किस सांसद को सम्मानित किया गया? तो ये संजय सेठ हैं, रांची के सांसद और वर्तमान में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। झारखंड हाईकोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव है। चलिए दोस्तों, अब अंत में आपको एक अभ्यास प्रश्न के साथ छोड़ जाता हूँ। आज के
सेशन को अंत करता हूं और देख लेता हूं आज का अभ्यास प्रश्न। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक मतदान किस विधानसभा क्षेत्र के वोटरों ने किया? बरहेट विधानसभा, खूंटी विधानसभा, नाला विधानसभा या जुगसलाई विधानसभा? तो यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।